कार्बन मोनोऑक्साइड का स्पेक्ट्रम आप लोगों की स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को? नो सर। आप बताएं। यस सर, आप बार। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्पेक्ट्रा आप लोगों के पास है। तो यहाँ देखें, और ये आप लोगों को ये जो दिखाया गया है ना, ये तो स्पेक्ट्रम रिकॉर्डेड है, लेकिन यहाँ से पीक्स जो हैं वो रेजोल्यूशन उनकी नहीं है कि R1 R0 कहाँ पे है, R1 कहाँ पे है, R2 कहाँ पे है। उनके नंबर नीचे बता दिए गए हैं, ये देखें इधर, ये नंबर नीचे बता दिए गए हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि R0 कब, R0 कौन सी ट्रांजिशन के लिए होता है जी? R0 कौन सी ट्रांजिशन के लिए होता है? सर जब वो j = 0 से j = 1 में जाता है। कि जब j = 0 से j = 1 में जाता है। ये जो नंबर यहाँ 0 दिया गया है ना, बड़ा आसानी से आप लोग बता सकते हैं, ये है जहां से जंप करके जाता है, और ये जब R1 से R2 में जाता है, J1 से ऊपर वाले के J2 में जाता है, ये नीचे वाला J2 से ऊपर वाला J3 में जाता है, नीचे वाला J3 से ऊपर वाला J4 में जाता है, नीचे वाले J4 से ऊपर वाले J5 में जाता है। ये P1 कब आता है जी? बोलें जी, कब आता है ये? बोलें जी, बोलें। सर जब डेल्टा j -1 हो। जब डेल्टा J -1 हो, जब नीचे वाले के 1 से ऊपर वाले 0 में जाता है। ये होता है जब नीचे वाले 2 से ऊपर वाले 1 में जाता है। ये है जब नीचे वाले 3 से ऊपर वाले 2 में जाता है। ये है जब नीचे वाले 4 से ऊपर वाले 3 में जाता है, और ये है जब नीचे वाले 5 से ऊपर वाले 4 में जाता है। तो जो एनर्जी चाहिए वो ये लिखिए, एनर्जी चाहिए। अब यहाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोग जरा देखें कि लाइन सेपरेशन के बारे में आप लोग देखें कि यहाँ पे जो जो वेव नंबर बढ़ता जाता है, सेपरेशन बिटवीन रोटेशनल लाइन ये कम होती जाती है। ये सेपरेशन है, वेव नंबर बढ़ता जा रहा है ना। देखें 2147 है, फिर 2150 हो गया, वेव नंबर बढ़ा है, तो सेपरेशन कम हुई है दो लाइन के दरमियान। ये सेंटीमीटर इनवर्स में सेपरेशन है। वेव नंबर और बढ़ा, सेपरेशन और कम हुई। वेव नंबर बढ़ने से सेपरेशन कम हो रही है। ये देखें, वेव नंबर यहाँ 2123 से 2127 बढ़ा तो सेपरेशन कम हुई। वेव नंबर बढ़ने से सेपरेशन कम हो रही है। पहले तो आप लोगों को इन बातों का पता होना चाहिए कि इन बातों का मतलब क्या है। ये जो आप लोगों के पास लिखा है, इसकी समझ है आप लोगों को? इसकी समझ है आप लोगों को जी? कुछ बोलेंगे आप लोग? जी सर। ये आप लोगों के पास, लेट मी मेक अ लाइन ओवर हियर। तो यहाँ पे दरमियान में कहीं ये आप लोगों के पास है R0, ये आपके पास है R1, ये आपके पास है R2, ये आपके पास है R3। इसी तरह फिर बढ़ते जाएंगे, फिर कम होते जाएंगे। इसी तरह इस साइड पे मैं अगर बनाऊं, ये आपके पास है P1, ये आपके पास है P2, ये आपके पास है P3, ये आपके पास है P4। और एक और चीज़ यू नीड टू कीप इन माइंड, वो ये है कि इस साइड पे वेव नंबर बढ़ रहा है। अगर वेव नंबर बढ़ रहा है ना तो सेपरेशन कम होगी। अब मैं आपको शो करने लगूँ सेपरेशन कैसे कम होगी। इनके दरमियान सेपरेशन ज़्यादा है, सेपरेशन कम हुई, सेपरेशन इनके दरमियान सेपरेशन और कम हुई, इनके दरमियान सेपरेशन और कम हुई,
यहाँ सेपरेशन और कम होगी। वेव नंबर बढ़ने से सेपरेशन कम होती जाती है। ये ऐसे यहाँ सेपरेशन कम होती जाती है वेव नंबर बढ़ने से। ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। और ये उनकी एनर्जी है कि कोई लाइन किस जगह पर पेयर होती है। तो आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, इस साइड पे सेपरेशन कम होती जाती है। ये इधर सेपरेशन ज्यादा है, जो जो इस साइड पे मूव करते हैं सेपरेशन कम होती जाती है। अब ये देखें, the slight decrease in separation between the rotational line occur as the wave number increases. The decrease in separation is apparent in the table में हमने देखा है, and from a close inspection of the wings of the spectrum. कहते हैं कि दो चीजें हैं जो आप लोगों को बता रही हैं। एक तो टेबल में से पता चल गया कि वेव नंबर बढ़ने से सेपरेशन कम हो रही है, और दूसरा आपके पास जो यहाँ पे ऊपर स्पेक्ट्रा आया है, उस स्पेक्ट्रा के जो विंग्स हैं, ये विंग्स कहते हैं इनको, ये विंग्स हैं, एक विंग ये है, ये इन विंग्स की क्लोज इंस्पेक्शन से भी आप लोगों को पता चल जाएगा सेपरेशन कम हो रही है। उसके बाद separation between the line decreases when we move from left to right in the spectrum. The separation of the line of P branches is greater than the separation between lines of R branch. In P branch, the separation between lines of left side is greater than. अब अगर P ब्रांच की हम बात करें तो P ब्रांच में आपको पता है इस साइड पे सेपरेशन ज्यादा होगी, और जो इधर मूव करते जाएंगे सेपरेशन कम होती जाएगी। आप लोगों के पास मैनुअल की बुक है, उसमें आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं, ये क्योंकि ये तो बच्ची ने बनाया है। तो अगर मैं यहाँ, मेरे पास मैनुअल की बुक है तो सही, अगर उसको मैं यहाँ आप लोगों को दिखा सकूँ। यहाँ पे मैनुअल की बुक कहाँ पड़ी है? मैनुअल की बुक यहाँ पे है। मैनुअल की बुक किसके पास है? तो यहाँ पे होगी फिजिकल केमिस्ट्री में, यहाँ नहीं है, यहाँ होगी नीचे मैनुअल केमिस्ट्री की जनरल बुक्स होगी, मेडिसिन बुक होगी, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। खैर मैंने यहाँ कहीं रखी तो थी, अब पता नहीं कहाँ है। तो अब आप लोगों को ये बात की समझ आ रही है? लेफ्ट साइड पे ना, लेफ्ट साइड पे सेपरेशन ज्यादा है, राइट साइड पे सेपरेशन कम है। बस ये आप लोग ध्यान में रखें। यानी पी ब्रांच में सेपरेशन ज्यादा है। फ्रॉम द टेबल वी कैन कैलकुलेट बैंड सेंटर सिंस बी इज much less than maximum delta nu maximum intensity, therefore we can neglect 2b, thus we write. अब यहाँ एक बात और याद रखें, ये देखें इधर, आपको पता है कि बैंड ओरिजिन कहाँ पे है? दरमियान में यहाँ पे ये बैंड ओरिजिन है। और आपको पता है बैंड ओरिजिन जो है, बैंड ओरिजिन और R0 के दरमियान कितना फासला होता है? 2b। और बैंड ओरिजिन और P1 के दरमियान कितना फासला होता है? वो भी 2b होता है। यानी इधर भी 2b, इधर भी 2b। एक और बात याद रखें, जो लाइन सबसे ज्यादा हाइट की है उसे कहते हैं लाइन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये लाइन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और यहाँ पे जो वेव नंबर की वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे वेव नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। यहाँ पे ये लाइन है दोनों साइडों पे। यहाँ ये देखें, ये P7 है, ये R6 है, कुछ किसी जगह पे भी आ सकती है। यहाँ पे ये किसी जगह पे भी आ सकती है। तो आप देखें, अब ये एक मैक्सिमम इंटेंसिटी की, एक ये, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ और यहाँ के दरमियान, ये B से कहीं ज्यादा है। देखें ना, B तो यहाँ है, इधर इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस B से कहीं ज्यादा है।
आपको पता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बी की वैल्यू क्या होती है 1.9 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि यहाँ अगर हम वेव नंबर की वैल्यू देखें P7 और R6 इनका डिफरेंस कितना बनता है, तो हम यहाँ नीचे टेबल है उसमें देखते हैं क्या उस टेबल में ये डिस्टेंस दिया गया है। टेबल में P6 मौजूद नहीं है, ना P7 और R6 मौजूद नहीं है। तो ये वैल्यूज जो हैं हम स्पेक्ट्रम में से देख के, अगर स्पेक्ट्रम अच्छी तरह रिजॉल्व हो तो हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी है। जब आप लोग ये स्पेक्ट्रम किसी मशीन से रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे पता चलता है कि ये कितनी है, तो आप यहाँ एक तरीका तो ये है कि यहाँ से आप ब्रीक बीनी से इसको जरा पढ़ लें कितनी वैल्यू है, यहाँ से पढ़ लें। ये यार P7 है ना, ये देखते हैं यहाँ ये वैल्यू कितनी भी बनती है, इधर R6 है, R6 ये वैल्यू। तो यार तो और से देखें तो ये 2150 है ना, ये 2100 है, इसको 2110 कह लें, 2110 ये है और ये कितना है 2170 ये है। 2170 में से 21 को 10 को माइनस करें, 2170 में से 2110 60 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया, यानी हायर नंबर में से लोअर नंबर को माइनस करना है ना, 60 सेंटीमीटर इनवर्स। और आपको पता है कि बी कितना होता है 1.9, तो आप देख लें 60 कितना ज्यादा है 1.9 से। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोग जब कंप्यूटर में से रिकॉर्ड करते हैं स्पेक्ट्रा, यूं ही आप कर्सर यहाँ लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू शो हो जाती है कि ये लाइन किस वैल्यू पे आई है, तो इसे कहते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइन। ये भी मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइन है। दोनों मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइन है ना, इनके दरमियान जो सेपरेशन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को हम जो है वो कहते हैं डेल्टा न्यू मैक्सिमम इंटेंसिटी, और ये हायर नंबर में से लोअर को माइनस करके हासिल होती है। बात की समझ आई या नहीं आई आपको? आ गई सर, आ गई है सर। ये हम क्यों कोशिश कर रहे हैं ये करने की? अगर हमारे पास स्पेक्ट्रा इस तरह आ जाएगी जैसे ये बना हुआ है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका मतलब ये क्या है। इसका मतलब ये है, आपको पता है कि R0 और P1 के दरमियान कितना फासला होता है? और भी 4b। R0 और P1 के दरमियान जो फासला है वो 4b है। लेट मी शो इट टू यू। यहाँ पे है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना R0 और ओमेगा O, ये 2b है, तो यहाँ तक ये डिस्टेंस और 2b ही ये, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 4b। याद रखिए। अब फर्ज किया आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, मेरी बात ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ। सपोज आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, आप उस कार्बन मोनोऑक्साइड का जो स्पेक्ट्रा है वो हासिल करते हैं किसी मशीन के जरिए, और वो जो स्पेक्ट्रा आपके पास आता है बड़ा वेल रिजॉल्व होता है, यानी उसकी लाइनें बड़ी अलग-अलग नजर आ रही होती हैं, बड़ा वेल रिजॉल्व स्पेक्ट्रा होता है। जैसा कि हमने देखा है यहाँ ये स्पेक्ट्रा वेल रिजॉल्व है, यहाँ लाइनें बड़ी अच्छे से अलग-अलग नजर आ रही हैं। तो हम फिर B की वैल्यू यहाँ से मालूम कर सकते हैं। कैसे? R0 माइनस P1 2147 माइनस 2139 कितना बनेगा? ये 4b बनता है ना। R0 माइनस P1 ये 4b की इक्वल होता है, आप लोग भी बता रहे थे। इनके दरमियान सेपरेशन 4b। R0 वाली लाइन कहाँ पे आई? 2147 पे आ रही है, और ये कहाँ पे आ रही है? 2139 पे। तो 47 में से 39 माइनस करें तो कितना आ गया आपके पास? 8 आ गया ना, ऐसे ही है ना। ये आपके पास 4b है, तो 4 इधर आप करें तो b की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए b की वैल्यू जो है ना वो 1.9 होती है, मैंने 2 कह दिया है क्योंकि ये देखें ऊपर वाले हिस्से मैंने नहीं लिए, इनको इग्नोर कर दिया मैंने ना। आप लोग ऐसे करेंगे इनको, इसमें से टोटल को ये माइनस करें तो देखें आपके पास क्या आता है।
जब आप लोग बी की वैल्यू एक दफा मालूम कर लेते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए तो उसका फायदा क्या है, आपको फिर पता है बी किसके इक्वल होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम में अगर आपको याद हो मुझे बता सकते हैं, एच ओवर ए पाई स्क्वायर आई। पाई स्क्वायर आई सी। हाँ आई सी। और आपको पता है फिर यहाँ ये सारे कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये 3.14 एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। बी की वैल्यू पुट करके आप आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जब आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी तो और आपके पास म्यू आर स्क्वायर और आपके पास जो है म्यू जो है रिड्यूस्ड मास है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो आप यहाँ से बाउंड लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो बी की वैल्यू मालूम करना इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास स्पेक्ट्रम जो है वो वेल रिजॉल्व हो, बहुत अच्छी तरह रिजॉल्व हो, लाइनें अलग-अलग नजर आ रही हैं, तो फिर तो बड़ा ही आसान है। आप R0 की वैल्यू में से P1 की वैल्यू को माइनस कर दें तो आपके पास जो आंसर आए उसमें से आप B की वैल्यू आ जाएगी, उसमें से I निकाल लें और I से फिर आप बाउंड लेंथ निकाल सकते हैं। एक बात तो ये आ गई। अब एक दूसरी बात, लेकिन ज्यादातर मशीनें जो हैं वो स्पेक्ट्रम अच्छा नहीं देती, ज्यादातर मशीनें स्पेक्ट्रम अच्छा नहीं देती, बल्कि उनका स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ नीचे वो स्पेक्ट्रम दिया गया है जो अच्छी मशीन से हासिल नहीं किया गया। ये है स्पेक्ट्रम, ये वो स्पेक्ट्रम है जो अच्छी मशीन से हासिल नहीं किया गया। समझ आई? तो उसमें हम क्या करते हैं, हम लोग मैक्सिमम पॉइंट लेके यहाँ इधर देख लेते हैं और फिर मैक्सिमम पॉइंट लेके इधर देख लेते हैं। ये ऐसे, ये किसी और मॉलिक्यूल का HCl कार्बन मोनोऑक्साइड का ये नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ बस। तो फिर उनके दरमियान हम फासला नोट कर लेते हैं कि उनके दरमियान कितना फासला है। वो कैसे नोट करते हैं, इस वैल्यू में से ये है आपके पास 3330, ये 3282 है, इसको 80 समझ लें आप। तो ये टोटल आपके पास 50 सेंटीमीटर इनवर्स बना, 50 सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो आपके पास डेल्टा न्यू की वैल्यू है ना, इसको आप एक फार्मूला बना के उसके साथ रिलेट कर लेंगे। ये जो आपके पास वैल्यू आई है ना, ये आपके पास है डेल्टा न्यू मैक्सिमम इंटेंसिटी। आप लोग इसको रिलेट कर लेंगे। कौन सा फार्मूला है? एक ऐसा फार्मूला है जो बी को इसके साथ रिलेट करेगा और वहां से बी की वैल्यू मालूम करेंगे हम। एक तो बी की वैल्यू मालूम करने का तरीका ये है कि अगर लाइन जो है अच्छी तरह रिजॉल्व हो तो हम R0 और P1 के दरमियान डिफरेंस ले लेंगे, वो 4B की को लिख लेंगे और वहां से हम लोग B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर स्पेक्ट्रम वेल रिजॉल्व नहीं है तो आप लोग मैक्सिमम इंटेंसिटी के दरमियान सेपरेशन फाइंड कर लें और फिर वो जो सेपरेशन आप लोगों ने फाइंड की है उसको बी के साथ रिलेट कर लें किसी फार्मूले के जरिए। क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिससे बी के साथ इसको रिलेट किया जा सकता है? ये वो फार्मूला आप लोगों के सिलेबस में शामिल है कि आप उसको डिराइव करें उस फार्मूले को। ये वो फार्मूला है, ये वो फार्मूला है जो रिलेट करता है मैक्सिमम इंटेंसिटी को बी के साथ। मैक्सिमम इंटेंसिटी की सेपरेशन है 8 KTB और HC। अब यहाँ ये सारी चीजें, K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, मैक्सिमम इंटेंसिटी आप स्पेक्ट्रम में से फाइंड कर लें। तो इस फार्मूले को जब अरेंज करते हैं तो ये फार्मूला ये बन जाता है, ये देखिए इधर ये फार्मूला बन गया, HC डेल्टा न्यू मैक्सिमम इंटेंसिटी ओवर 8 KT इसका स्क्वायर है। अब मैंने आपको बताया था H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अगर इसका स्पेक्ट्रम जो है वो अच्छा रिजॉल्व ना होता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर कितना फासला बनेगा इन दोनों के दरमियान, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइंस हैं उनके दरमियान कितना फासला बनेगा, वो मैं इधर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये तो चूंकि वेल रिजॉल्व है लेकिन मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ कि कितना बनेगा। ये देखिए इधर मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइन ये है, यहाँ से यहाँ तक आए आप, बल्कि मुझे लेट मी मेक अ लाइन टू शो दिस ऑल। तो मैं ऐसे करूँगा, ये ऐसे ये और यहाँ पे ये ऐसे।
इन दोनों के दरमियान फासला मालूम कर लेते हैं कितना कितना है। ये देखें, ये 2100 पहले हमने किया भी था, और ये तकरीबन मैंने बनाया था कोई, ये 2150 और 2200 के दरमियान है ना, इसको आप 2175 समझें। 2175 और ये 2100 और 2150 के दरमियान है, इसको 2120 समझ लें। 2120 तो 75 में से 20 को माइनस करें, 2120 को 2175 में से 2120 को माइनस करें तो 55 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो बन रहा है आप लोगों के पास जो है उनके दरमियान सेपरेशन। तो यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये फार्मूला है, यहाँ ये 55 आ गया, ये लिखा हुआ भी है नीचे, वैल्यू सारी पुट करके आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि आप लोगों के पास बी की वैल्यू 1.8 आ रही है सेंटीमीटर इनवर्स। The value of B is in fair agreement with the early values but much less precise from table value of band origin। टेबल में से आप लोगों को बैंड ओरिजिन की वैल्यू जो है उसमें से, टेबल में से कैसे निकालेंगे, बैंड ओरिजिन यहाँ पे आता है तो फर्स्ट ओवर टोन यहाँ पे आती है। ऑन साइमल्टेनियसली सॉल्विंग अबव टू इक्वेशन वी गेट वैल्यू ऑफ ओमेगा, यहाँ से ओमेगा ई और एक्स ई की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। ये वैल्यूज आपके पास आए, एक इक्वेशन आप लोगों के पास ये है ना, ये फंडामेंटल वाइब्रेशन की होगी और ये फर्स्ट ओवर टोन की होगी। अब बैंड ओरिजिन 2143 पे आ रहा है, कैसे पता चला 2143 पे आ रहा है, ये देखिए ना ग्राफ में से, ये दरमियान में आप यहाँ से जहाँ पे कोई लाइन ना आए वो बैंड ओरिजिन होता है। ये कोई लाइन नहीं आ रही, ये बैंड ओरिजिन है। ये 2143 है, इसको ओमेगा बार ओ कहेंगे, ये 2143 है। बैंड ओरिजिन की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब ये जो बैंड ओरिजिन की वैल्यू आई है तो इसको आप यू कैन रिलेट इट, ये आ गई आपके पास बैंड ओरिजिन की वैल्यू 2143 पे, जो कि आपके पास ओमेगा बार ई 1 - 2x ई होता है, पीछे हमने देखा भी था। और फर्स्ट ओवर टोन जो है वो 4260 पे आती है। तो 2 ओमेगा बार ई 1 - 3x, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब आपको पता है कि बारी बारी एक ही कांस्टेंट को आप एलिमिनेट करें, तो आपके पास ओमेगा बार ई की वैल्यू ये आई और एक्स ई की वैल्यू ये आई। कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो पूछें अगर आप लोग जी। कोई है क्वेश्चन? No, sir. नो सर। हाँ, एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वो ये बात ये है कि ये जो उन्होंने फर्स्ट ओवर टोन की बात की, ये कहाँ से आ गई? ये आई आर स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड जब करते हैं ना, आई आर स्पेक्ट्रम, ये अब वैल्यू यहाँ उस टेबल में तो नहीं दी गई, ये टेबल में आप लोगों को ऊपर दिखाता हूँ, इस ग्राफ बनाऊंगा। इस ग्राफ में तो 4200 कहीं भी नजर नहीं आ रहा, कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो ये फिर आई आर स्पेक्ट्रम जब रिकॉर्ड करते हैं ना, आई आर स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करने से जो फंडामेंटल वाइब्रेशन आपके पास आती है ना, उसकी पीक आएगी, वो इस पे आएगी और फर्स्ट ओवर टोन यहाँ पे आएगी। समझ आई आप लोगों को या नहीं आई? आ गई सर। आ गई है सर। आ गई है। यस सर। अब आप लोग जरा देखें कि यहाँ से मैं आप लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, उसका आई आर स्पेक्ट्रम दिखाना चाहता हूँ। आपकी स्क्रीन पे ये ओपन हो रहा है? नो सर। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड के आई आर स्पेक्ट्रम। नहीं हो रहा? नहीं सर, हो गया। अब हो रहा है। सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड का मैं देखना चाहता हूँ।
ये कार्बोनिल का इन्होंने दिखा दिया है। ये तो उसका जो है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम है, ये देखिए नजर आ रहा है ना, ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम है। और देख लें लाइन सेपरेशन इधर ज्यादा है और इधर कम होती जा रही है, ये भी आप लोग देखें लाइन सेपरेशन के बारे में, ये बाकी भी दिए गए हैं ये देखिए। लेकिन आई वाज इंटरेस्टेड इन कार्बन मोनोऑक्साइड का IR स्पेक्ट्रम जो है वो अकेला हमें मिले। हाँ ये दिया गया है, ये देखें आप लोग यहाँ पे 2143 पे ये इसकी पीक आ रही है, 2143 पे पीक आ रही है, 2143 पे ये पीक आ रही है जो हमने कहा था। और इसकी जो ओवरटोन है वो चूंकि आगे यहाँ इन्होंने दिखाया ही नहीं है, 4000 से आगे दिखाते तो 4200 पे एक और हमारे पास आती पीक, उसी में तो इंटरेस्टेड था मैं कि आप लोगों को वो दिखाता मैं। एक ये 2143 पे आ गई ना, और एक आगे आनी चाहिए थी जिसको हमने कहा है कि वो फर्स्ट ओवरटोन हमारे पास होगी। तो ये फिर उससे हम फाइंड कर सकते हैं ओमेगा बारी और एक्स की वैल्यू। अब यहाँ एक बात है, आपको पता है कि हमने अभी तक जो किया है उसमें हमने क्या किया है कि डेल्टा वी जो है वो ये हो सकता है डेल्टा जे प्लस माइनस 1 और डेल्टा जे इज नॉट इक्वल टू 0। और जब इक्वल 0 नहीं होता तो आपको पता है स्पेक्ट्रम किस तरह का आता है, ये सारी बात आप लोग इसको एक दफा देख सकते हैं। तो अब वो कहते हैं कि दो तरह की वाइब्रेशन होती है, एक पैरेलल वाइब्रेशन होती है, एक परपेंडिकुलर होती है। ये पैरेलल और परपेंडिकुलर किस हिसाब से, अगर रोटेशन और वाइब्रेशन एक दूसरे के साथ पैरेलल हो उसे कहते हैं पैरेलल, और अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, रोटेशन और वाइब्रेशन। ये मैं आप लोगों को भी यहाँ कैसे आपको समझाऊं। जो लीनियर मॉलिक्यूल हैं उनमें दो तरह की होती हैं, पैरेलल वाइब्रेशन और परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। पैरेलल वाइब्रेशन का जो सिलेक्शन रूल है वही है जो ऊपर हमने पढ़ा है, लेकिन आप लोग देखें परपेंडिकुलर वाइब्रेशन का सिलेक्शन रूल देखें, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0। आप बताएं इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा होगी। पैरेलल वाइब्रेशन के बारे में डिस्कशन हो चुकी है, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन में क्या चीज एक्स्ट्रा होगी। डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 होता है तो उसका क्या मतलब होता है, 1 से 1 में, 2 से 2 में जाएगा। तो जहां पे बैंड ओरिजिन है वहां पे एक स्ट्रॉन्ग लाइन आएगी। मैं दिखाता हूँ आप लोगों, बैंड ओरिजिन में ये देखिए इधर ये दिखाया गया, एक क्यू ब्रांच भी आएगी PQR जैसे पहले कहा, सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग लाइन आएगी आपके पास, स्पेक्ट्रम इधर आप लोगों के पास आ जाएगा, ये PQR आपको दिखाया गया है। यहाँ स्पेक्ट्रम नहीं है, स्पेक्ट्रम आप बुक जो है वो बैनवल की मैं ढूंढता हूँ तो उसमें से कल इंशाल्लाह बैनवल की बुक में से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी सिर्फ इतना याद रखें कि डेल्टा जे 0 आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह